हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम यूनिट थर्ड से हम स्टडी कर रहे हैं। यूनिट थर्ड में हमने पहले भी पढ़ा था द्विसमाकलन और त्रिसमाकलन के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो सबसे पहले हमने यूनिट थर्ड में डबल इंटीग्रेशन के बारे में देखा था। डबल इंटीग्रेशन में हमने देखा था कि डबल इंटीग्रेशन के तहत हम वक्र दी गई सीमाओं के आधार पर वक्र का निर्धारण करते हैं और उनका अनुरेखण करते हैं, और उसके आधार पे ही हम फिर हमारे जो वक्र के अनुरेखण से प्राप्त क्षेत्र, जिसको हम ए बोल सकते हैं, कैपिटल ए क्षेत्र प्राप्त करते हैं, और उस क्षेत्र का फिर हम सीमाओं के आधार पर द्विसमाकलन करते थे। तो उसके आधार पर हमने वहाँ पिछले दो एक्सरसाइज हमने की थी। दोनों ही एक्सरसाइज में हमने डबल इंटीग्रेशन को सॉल्व करना सीखा था, जिसमें पहली एक्सरसाइज में हमने ये सीखा था कि हम डबल इंटीग्रेशन को सॉल्व किस प्रकार से करते हैं, और दूसरी जो एक्सरसाइज थी उसमें हमने सीखा था कि भाई आपको डबल इंटीग्रेशन दे रखा है और आपको सीमाएं दे रखी होती है, तो सीमाओं से क्षेत्र का अनुरेखण किस प्रकार कर सकते हैं। क्योंकि हमें जब द्विसमाकलन दिया हुआ होता है तो द्विसमाकलन में हमें वक्र की सीमाएं, द्विसमाकलन में समाकलन की सीमाएं होती हैं, उन समाकलन की सीमाओं से हम वक्र प्राप्त करते हैं, वक्र से हम उनका अनुरेखण प्राप्त करते हैं, और अनुरेखण से जो परिबद्ध क्षेत्र प्राप्त होता है या अपरिबद्ध क्षेत्र प्राप्त होता है वो हम वहाँ चेक करते थे, और उसके आधार पर हम वहाँ से उस पे वक्र दिए गए वक्र के आधार पर जो हमें क्षेत्र प्राप्त होता था उस क्षेत्र में हम समाकलन करते थे। अब हम यहाँ नेक्स्ट जो तीसरे प्रकार का द्विसमाकलन पढ़ रहे हैं, उसमें हम क्या देख रहे हैं, समाकलन का क्रम परिवर्तित करके द्विसमाकलन ज्ञात करना। समाकलन का क्रम परिवर्तन करके द्विसमाकलन कैसे ज्ञात करते हैं, उसको हम यहाँ सीखना चाहेंगे। तो पहले बात तो करते हैं कि समाकलन का क्रम परिवर्तित करके किस प्रकार से द्विक समाकलन ज्ञात करेंगे। लेकिन इससे जस्ट पहले हमने जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हमने देखा था कि समाकलन का क्रम परिवर्तन करके हम किस प्रकार से समाकलन ज्ञात करते थे। तो उससे पहले हमने ध्रुवीय रूप को भी पढ़ा था एक्सरसाइज थर्ड में। तो तीसरी एक्सरसाइज थी द्विसमाकलन की, उसमें हमने देखा था कि कई बार क्या होता है कि अगर बीजीय रूप में कोई समाकलन का वक्र का आपको दे रखा होता, समीकरण दे रखा होता, तो उसको हल करना काफ़ी कठिन हो जाता है। तो ऐसे अवसर पर हम क्या करते थे, ध्रुवीय रूप में परिवर्तित कर लेते थे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ध्रुवीय रूप में अगर हम किसी द्विसमाकलन को सरल करते हैं तो वो बीजीय रूप की तुलना में काफ़ी आसान हो जाता है और हमें अपना आंसर तुरंत प्राप्त होता है। तो ऐसे केसेस के लिए हम ध्रुवीय रूप से में अपने द्विसमाकलन को सॉल्व करते हैं, और ध्रुवीय रूप जो हमने पिछले एक्सरसाइज में देखा था। अब नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज में हम देखना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से अगर हम किसी द्विसमाकलन को हल कर रहे हैं, और द्विसमाकलन को जब हल कर रहे हैं तो उस केस में हमारे सामने एक ये आता है कि जैसे ही हम द्विसमाकलन को हल करते हैं तो कई बार द्विसमाकलन को सीधे तौर पर हल करना कठिन हो जाता है। ऐसे वक्रों के समीकरण हमें दिए हुए होते हैं कि अगर हम द्विसमाकलन को जनरली सॉल्व करना चाहें तो नहीं हो पाता ये। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर ऐसे केसेज में अगर हम समाकलन का क्रम परिवर्तित कर लेते हैं, क्रम का परिवर्तन कर लेते हैं, तो उस केस में समाकलन को सरल करना बहुत ही आसान हो जाता है। और ऐसे केस में हम फिर बोलते हैं कि अगर हम समाकलन का क्रम परिवर्तन कर लें तो दिया गया समाकलन आसानी से हल किया जा सकता है, और समाकलन को हल करने में हमें कठिनता अनुभव नहीं होती, कठिनता का सामना नहीं करना पड़ता। तो इसी प्रकार की समस्याओं को हल करने में हम समाकलन का क्रम परिवर्तन करके हल करना हम यहाँ सीखेंगे। तो क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? समाकलन के क्रम परिवर्तन की आवश्यकता इस वजह से पड़ी कि कई बार ऐसे समाकलन होते हैं जिन समाकलन में, ध्यान दीजिए, जिन समाकलन में समाकलन को सीधे ही हल करना कठिन हो जाता है, वक्रों की सहायता से सीधे हल करना कठिन हो जाता है। तो यदि हम उन्हीं वक्रों में द्विसमाकलन को हल करें और वो भी समाकलन का क्रम परिवर्तन करें, तो हमारा समाकलन पहले की तुलना में काफ़ी आसान हो जाता है। तो इस प्रकार से हम किसी द्विसमाकलन को सीधे सॉल्व नहीं करके समाकलन का क्रम परिवर्तन कर
इस वजह से सॉल्व करते हैं कि समाकलन पहले की तुलना में काफ़ी आसानी से और सरलतम रूप में हल किया जा सकता है। इस वजह से हम द्विसमाकलन का उपयोग कर सकते हैं, वो भी क्रम परिवर्तन करके। अब क्रम परिवर्तन में बीजीय रूप में भी हमें वक्र दिए हो सकते हैं, द्विसमाकलन दिया हो सकता है, या ध्रुवीय रूप में भी दिया हो सकता है। हम दोनों ही केसेस में क्रम का परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ की बात करें, देखो हम इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। द्विसमाकलन में समाकलन के क्रम में परिवर्तन करने की विधि किस प्रकार करते हैं। द्विसमाकलन में कई बार सीधे समाकलन करना बहुत ही कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में समाकलन का क्रम यदि बदल दिया जाए तो समाकलन का मान सरलता से ज्ञात किया जा सकता है। जिस प्रकार से द्विसमाकलन को हम सॉल्व करते हैं, तो डबल इंटीग्रेशन ए फॉर एरिया जिस क्षेत्र को परिवर्तित करता है, और एफ ऑफ एक्स वाई डी ए जिसको हम सॉल्व करते हैं एक्स इक्वल्स टू ए टू x equals to a2 x equals to b and f1x to f2x fxy dx dy, ये हमारा समाकलन होता है। अब जब ये समाकलन हमें दे रखा है, तो इस समाकलन में देखो, समाकलन में दूसरे नंबर पे है dx dy, मतलब लास्ट में dy है। इसका मतलब ये हुआ कि समाकलन में जो क्षेत्र हमें a दे रखा है, जो समाकलन में सीमाओं के वक्रों से में एक वक्र प्राप्त हुआ है, वो वक्र आपको उन वक्रों द्वारा परिबद्ध जो क्षेत्र है, अनुरेखण करने के बाद क्षेत्र हमें a प्राप्त हुआ है। इस वक्र a में यदि y-अक्ष के समानांतर पट्टियां, स्ट्रिप, पतली पतली पट्टियां बनाई जाती हैं, यदि बनाई जाती है तो समाकलन को अगर हम बीजीय रूप में देखें तो dx dy, लास्ट में dy आ रहा है। यदि लास्ट में dy आ रहा है तो इसका मतलब यही होता है कि जो परिबद्ध क्षेत्र है, जो हमें वक्र दे रखे हैं, उनसे परिबद्ध क्षेत्र में पट्टियां y-अक्ष के समानांतर होंगी। ठीक है। एफ ऑफ एक्स डी एक्स डी वाई, लास्ट में डी वाई आ रहा है, इसका मतलब दूसरे समाकलन में y के सापेक्ष लिमिट होंगी, वक्र की y के सापेक्ष लिमिट होंगी, और पहला जो समाकलन है उसमें x के सापेक्ष लिमिट होंगी, तो डी एक्स डी वाई। तो हम क्या करते, लास्ट में डी वाई आ रहा है, इसका मतलब ये होता है कि जो समाकलन की सीमाओं से जो वक्र प्राप्त होते हैं, उनका अनुरेखण करने पे जो प्राप्त क्षेत्र A है, उसमें y-अक्ष के समांतर पट्टी बनाई गई है। इसका मतलब ये होता है। यदि इसी पर हम बात करें कि यदि हम समाकलन में y-अक्ष को नहीं लेके x-अक्ष के समानांतर अगर पट्टियां लें तो क्या मिलता है, देखो उसी को देखते हैं। हम वहीं से लेते हैं, यदि पट्टियां x-अक्ष के समानांतर लेकर समाकलन करें तो हम क्या करते हैं, हमारे फंक्शन को एज इट इज रखते हैं। इंटीग्रेशन भी वही रहेगा, एरिया भी वही रहेगा, a डबल इंटीग्रेशन a एफ ऑफ एक्स डी वाई, फंक्शन सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। वहाँ आपको दे रखा डी ए। अब लिमिट देखो, लिमिट आपको दे रखी है, देखो यहाँ है सी और डी, तो ये होगा y-अक्ष, तो यहाँ लेंगे y इक्वल्स टू सी टू, वाई इक्वल्स टू डी, और फंक्शन जो हमारी सेकेंड जो इंटीग्रेशन है उसकी लोअर लिमिट होगी x इक्वल्स टू 5 इज द फंक्शन ऑफ y और कांस्टेंट, टू अपर लिमिट है x इक्वल्स टू y2 इज द फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट। एफ ऑफ एक्स वाई सेम रहेगा, और यहाँ हो जाएगा डी वाई डी एक्स, जाके यहाँ तो त्रुटि है, यहाँ तो आपको जो दे रखा है उसमें त्रुटि है, वो हो जाएगा डी वाई डी एक्स हो जाएगा। तो वहाँ इस प्रकार होता है। अब इस प्रकार जो हमें समीकरण 2 दे रखा है, उसमें अगर हम समाकलन को देखें तो यहाँ इस प्रकार के समाकलन के क्षेत्र ए में जो स्ट्रिप बनाई जाती हैं, पट्टियाँ बनाई जाती हैं, वो पट्टियाँ एक्स अक्ष के समानांतर होंगी, क्योंकि हमारा जो डी वाई डी एक्स आएगा यहाँ पे, यहाँ त्रुटि दे रखी है जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ उसमें। तो इसका मतलब ये होता है, क्रम परिवर्तन का मतलब यही होगा कि दिए गए जो हमें क्वेश्चन होगा, उस प्रश्न में हम क्या करेंगे, वक्र जो आपको दे रखा होगा, उस वक्र के आधार पर हम सीमाओं को, वक्र के आधार पर हम क्या करेंगे, अनुरेखण करेंगे, और अनुरेखण से प्राप्त जो क्षेत्र ए है उसको प्राप्त करेंगे। उस क्षेत्र ए में ध्यान दीजिए, उस क्षेत्र ए में जो पट्टियां आपकी y-अक्ष के समानांतर बना रखी है, उसी में हम क्या करते हैं, पट्टियों को x अक्ष के समानांतर बना देते हैं, और पट्टियों को x अक्ष के समानांतर बनाकर फिर हम क्या करते हैं,
फिर हम क्या करते हैं, फिर से सीमाओं की गणना करते हैं, फिर से सीमाओं का निर्धारण करते हैं, और निर्धारण करके फिर हम समाकलन में उसका क्रम भी परिवर्तन करते हैं, क्योंकि पहले जो दे रखा है उसमें हो सकता है y x के समानांतर हो। तो जैसे ही हम नेक्स्ट में उसी क्वेश्चन को आगे हल करते हैं, तो हम क्या करते हैं, वक्र में ही अगर y x के समानांतर पट्टी है तो x x के समानांतर बना देते हैं, और वक्रों की सीमाओं का फिर से निर्धारण करते हैं, और उसके आधार पर समाकलन करते हैं। तो इस प्रकार समाकलन करने से काफ़ी हद तक हमारा जो समाकलन जो पहले काफ़ी कठिन था, वो काफ़ी हद तक सरल हो जाता है। तो इस प्रकार से हम किसी भी समाकलन का क्रम परिवर्तन करके हल ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट के जो हमारा वीडियो है उसमें हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे किस प्रकार से क्रम को परिवर्तित किया है।